नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार और आपके अपने इस चैनल पे। मैं हूं ब्रजनंदन, एडवोकेट एंड लीगल कंसल्टेंट। अक्सर ही लोगों के द्वारा और व्यूअर के द्वारा ऐसा सवाल पूछा जाता है जो बहुत ही कॉमन है और हर जगह कहीं ना कहीं से सभी के मामले में उनकी निजी ज़िंदगी में ये कहीं ना कहीं से व्याप्त होता है, क्योंकि सभी के मस्तिष्क में ये जो सवाल है ज़रूर उसमें आता है कि ऐसी स्थिति में आखिर क्या करना चाहिए। कि जैसे अगर जो पत्नी अगर जो साथ में रहना चाहती है और पत्नी उसके आधार पे क्या कदम उठाना चाहती है, और अगर जो कोई कदम उसको सही तरीके से नहीं मिल पाते हैं और इसके विपरीत अगर जो पति उससे तलाक चाहता है तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। और आज का वीडियो जो है वो इसी विषय पर आधारित है। और आज का वीडियो शुरू करते हैं कि जैसा कि एक प्रश्न पूछा गया है जो आप ही के द्वारा पूछा जाता है कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, तो जिसमें कई लोगों की रिक्वेस्ट आई है कि इसको वीडियो के माध्यम से बताने का कष्ट करें कि जिससे सभी लोगों को ये जानकारी प्राप्त हो सके। तो उसी के आधार पे आज का वीडियो ये आधारित है, जिसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। अगर जो आप वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं, अगर जो आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दें और दूसरों लोगों तक पहुँचाने के लिए इसको शेयर कर दें। और अगर जो वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक अवश्य कर दें। और इसके अतिरिक्त और जो जानकारी अगर जो आप प्राप्त करना चाहते हो तो हमारा जो संपर्क करने का माध्यम है वो स्क्रीन पे भी है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन है। आप हमसे अपॉइंटमेंट बुक करके आप हमसे जो भी निजी जानकारी आप हमसे प्राप्त करना चाहते हैं प्राप्त कर सकते हैं। जो अक्सर लोगों के द्वारा जो प्रश्न पूछा जाता है, कई लोगों के द्वारा ऐसा ही प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर दोनों लोग अगर जो एग्री हो गए तो उस स्थिति में किसी की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जो चाहे वो दोनों लोग सहमति के आधार पे वो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर जो परिस्थिति विपरीत हो जाती है, लेकिन पत्नी का जो ऐसा मत है कि वो हस्बैंड के घर में उसी के साथ रहना चाहती है, क्योंकि उसका भी सोचना कहीं हद तक बिल्कुल सही है, क्योंकि अब उसको दोबारा शादी नहीं करनी है या शादी करने के लिए जो भी खर्चा आएगा वो उसके माँ बाप उसका बर्डन नहीं बियर कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो जो भी सर्कमस्टेंसेस होंगे, जो भी कारण होंगे, वो मैं कारण पे डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन इसके आधार पर मैं ये अवश्य बताना चाहूँगा कि जैसे कि जो पत्नी के जो मत आता है, जो उनका जो विचार आता है कि ऐसी स्थिति में अगर जो अब 30-40 साल अगर जो उम्र बीत गई है तो दोबारा शादी करने में भी दिक्कत आएगी, या और भी कारण हो सकते हैं। इसके आधार के साथ जो विवाद चल रहा है उसी के साथ वो रहना चाहती है, लेकिन जो पत्नी है वो उसके साथ रहने के लिए तो तैयार है लेकिन पति रखने के लिए नहीं तैयार है। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले ये देखना होगा कि पति और पत्नी में रिलेशन कहाँ तक कितने % उसका सही है, क्या दोनों लोग एक दूसरे के साथ रहने को अगर जो तैयार है तो वो किस प्रकार रहेंगे, शर्तें क्या क्या होंगी, किन किन कंडीशन पे दोनों लोग बियर करेंगे। क्योंकि ये भी ध्यान रखने वाली बात ये है कि दोनों में जो डिस्प्यूट पैदा हुआ है वो डिस्प्यूट चल के कोर्ट तक पहुंचा है, लेकिन इसके आधार पे अगर जो ये कंप्रोमाइज़ होता है, दोनों अगर लोग अगर जो साथ में रहने के लिए तैयार भी हो जाते हैं या नहीं भी तैयार होते हैं तो कोई बात नहीं। अगर जो तैयार हो जाते हैं साथ में रहने के लिए तो उस स्थिति में जो अभी जो डिस्प्यूट अराइज हुआ है, ऐसा डिस्प्यूट भविष्य में दोबारा ना उत्पन्न हो पाए। तो ये सारी शर्तें क्या होंगी वो आपको शर्तें अपने जो अनुभवी अधिवक्ता के माध्यम से आपको संपर्क करके उनसे सही तरीके से एक एग्रीमेंट ड्राफ्ट करवाना चाहिए, जिसके आधार पे अगर जो दोनों लोग कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, तो उस पर आप उसको निष्पादित करवा सकते हैं। लेकिन अगर जो ऐसा फैक्ट, अगर जो ऐसी प्रॉब्लम अगर जो कोर्ट के सामने रखी जाती है तो कोर्ट में सबसे पहले ये देखती है कि इसमें फॉल्ट किसकी है, गलती किसकी नज़र आती है, कि इसमें कि कभी पत्नी की गलती होती है या कभी पति की गलती होती है, लेकिन ज़्यादातर गलतियां किसकी होती हैं, किसकी वजह से जो डिस्प्यूट अराइज हुआ है, जो मामला कोर्ट तक पहुंचा है। इसके आधार पे जो एविडेंस होते हैं, मटेरियल होते हैं, वो जो आपके ग्राउंड में जो आपके केस में जो अवेलेबल होते हैं, कोर्ट उसके आधार पे ऑर्डर पास करती है। लेकिन इसके साथ में जो विटनेसेस होते हैं, विटनेस जो फैक्ट की जो गवाही देते हैं, उसके आधार पे कोर्ट बहुत ही कम रिलाई करती है, क्योंकि ये सभी लोग प्रिज्यूम करते हैं कि जो जिसके द्वारा गवाह प्रस्तुत किया जा रहा है वो उसी के समर्थन की बात कहेगा, वही उस समर्थन के जो फैक्ट है वो मेंशन करेगा। इसलिए कोर्ट इन पे रिलाई कम करती है और इसके विपरीत जो एविडेंस जो मटेरियल अवेलेबल होता है उसके आधार पर रिलाई करते हुए जो, और इसके साथ में सर्कमस्टेंसेस जो परिस्थितियों के आधार पे जो भी फैक्ट निकल के सामने आते हैं उसके आधार पे कोर्ट जजमेंट या ऑर्डर पास करती है। लेकिन अब ये प्रश्न उठता ये है कि दोनों में गलती तो है, लेकिन गलती है किसकी, ये पता करने के लिए
जो बहुत ही प्रैक्टिकली प्रॉब्लम जो अराइज होती हैं वो फेस की जाती है, उसको कोर्ट वॉच करती है कि इस तरीके की जो फैक्ट में जो गलतियां आ रही हैं वो किसकी वजह से आ रही हैं। सामान्यतः तौर पे ये है कि कोर्ट में अगर जो एंटर होते हैं हस्बैंड एंड वाइफ, क्योंकि कोर्ट जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, जो जज हैं, हर व्यक्ति की जो एक्टिविटीज़ है उस पर नज़र रखते हैं। ऐसे में अगर जो पत्नी और पति दोनों कोर्ट रूम में एंटर होते हैं, अब पति क्या करते हैं, उसको घूर घूर से देखना शुरू कर देते हैं या उसको कई तरीके से कोई जो अनावश्यक तरीके से वाद विवाद या वार्तालाप करना शुरू कर सकते हैं। मैंने तो यहाँ तक भी देखा हुआ कि कोर्ट रूम में हस्बैंड जो है अपनी वाइफ को थप्पड़ लगा देते हैं। तो ऐसी एक्टिविटी अगर जो कारित करते हैं तो ये सच इस तरीके की जो एक्टिविटी है ये पति के लिए बहुत ही नुकसानदायक हो सकती हैं। और इसके विपरीत अगर जो कोई और इसके तरह अगर जो कोई गाली गलौज या और अन्य तरीके गंभीर प्रकृति की जो मारपीट हो जाती है तो इसमें पति को बहुत ही हर्जाना भुगतना पड़ सकता है, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और इसमें कोर्ट ये भी करती है कि कोर्ट ये प्रिज्यूम करती है कि अगर जो हस्बैंड अगर जो कोर्ट में इस तरीके की शॉर्ट टाइम पीरियड में वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, वो उसमें उसको सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं, तो बाकी लाइफ में वो कैसे एंटरटेन करेंगे, कैसे उसको सरवाइव कर पाएंगे कि जैसे कि दोबारा जो डिस्प्यूट है वो ना अराइज हो। तो ऐसी स्थिति में जो भी फैक्ट जो एविडेंस जो सामने निकल के आते हैं लाइव तरीके से कि जिसमें कोर्ट ये वॉच करती है, ये देखती है कि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों में से किसकी गलती नज़र सामने आती है, तो उस तरीके के जो ऐसे फैक्ट और ऐसे एविडेंस अगर जो कोर्ट में आप अवेलेबल करा देते हैं तो उसके आधार पर कोर्ट ऑर्डर पास कर देती है। लेकिन एक तथ्य और सामने निकल के आता है कि अगर जो हस्बैंड चाहता है, तलाक चाहते हैं और वाइफ को अपने घर में नहीं रखना चाहते हैं, तो इसके आधार पे जो हस्बैंड है उसको कोर्ट को उसकी जो वाइफ है उसकी आपको गलतियां बतानी पड़ेंगी, क्या क्या किस किस आधार पे जो फैक्ट हैं जो मेंशन करेंगे आप, वो क्योंकि फैक्ट और जो आधार है वो आपके खुद के होंगे कि आपको ये कोर्ट को यकीन दिलाना पड़ेगा, विश्वास दिलाना पड़ेगा क्यों आप वाइफ को नहीं रखना चाहते हैं। तो अगर जो आप ऐसा समर्थन में कोई भी कागज या कोई भी एविडेंस अगर जो आप अवेलेबल करा देते हैं तो कोर्ट उसमें आपके तथ्य पे विश्वास करते हुए आपके फेवर में आदेश पारित कर देती है। लेकिन इसके विपरीत अगर जो आप कोई तथ्य या कोई भी फैक्ट अगर जो आप प्रूफ नहीं कर पाते हैं, वाइफ की गलतियाँ अगर जो प्रूफ नहीं कर पाते हैं कि वो क्या क्या करती है क्या क्या नहीं करती है, और तो इसके विपरीत आपके फेवर में कोई भी आदेश पारित नहीं होगा। और अंततः एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि अगर जो दोनों में डिस्प्यूट अराइज हो गया है तो उन डिस्प्यूट के आधार पर जो भी पिटीशन मूव करेगा, जिस फैक्ट होंगे वो प्रूफ करने की जो उसका बर्डन होगा वो उसी पक्ष के ऊपर होगा। ये है कि अगर जो ये पति जो है अगर जो कोर्ट में किसी भी तरीके कोई पेशेंस या धैर्य नहीं मेंटेन रख पाते हैं तो इसके जो गलतियों का जो हर्जाना होगा वो हस्बैंड को भुगतना पड़ेगा। लेकिन ये तथ्य निकल के आने के बाद अगर जो कोई वाइफ है जो साइलेंट रह रही है, वो किसी तरीके की कोई प्रतिक्रिया नहीं करती है, तो कोर्ट ये प्रिज्यूम करती है कि जो हस्बैंड है वो काफ़ी वायलेंट नेचर का है और जो वाइफ है वो काफ़ी सीधी तरीके से सीधी साधी है, वो किसी तरीके कोई भी वायलेंस या नहीं क्रिएट करती है। इसके साथ में वो ये भी प्रिज्यूम करती है कि अगर जो शॉर्ट टाइम में थोड़े से समय के लिए अगर जो एक दूसरे के साथ वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं तो घर पे जाके पूरी लाइफ पे सर्वाइव कैसे करेंगे। तो इन्हीं सब सारे तथ्यों को विचार करते हुए जो कोर्ट को ऑर्डर पास करती है वो हस्बैंड के फेवर में भी हो सकता है, वाइफ के फेवर में हो सकता है। वो जो जजमेंट या ऑर्डर जो होगा वो सर्कमस्टेंसेस और परिस्थितियों के आधार पर होता है। लेकिन एक तथ्य और मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि अगर जो वाइफ सीधी सादी अगर जो कोई इस तरीके कोई भी वायलेंट या कोई भी डिस्टर्बेंस अगर जो नहीं क्रिएट करती है कोर्ट रूम के अंदर, और साथ में ये एविडेंस ये मटेरियल भी कोर्ट में अवेलेबल करा देती है कि हम किसी भी तरीके से हस्बैंड के साथ रहना चाहते हैं, सब कुछ उसकी जो भी बातें मानने के लिए तैयार है, तो इस तरीके से आपकी जो पिटीशन है मेंटेनेंस के लिए, तो इसके आधार पे कोर्ट आपके फेवर में मेंटेनेंस का ऑर्डर भी प्राप्त करा देती है। यही नहीं, हस्बैंड को ये ऑर्डर देती है कि सच वोमेन को सच पीरियड के लिए या जो भी मंथली जो अलाउंस हो, जो मेंटेनेंस हो, वो उसको अदा करे। अगर जो नहीं अदा करेंगे तो उसके खिलाफ वो फोर्सिव एक्शन लिए जाएंगे, जो कि जिसमें पति को जेल जाने की भी संभावना हो सकती है। इसके तथ्य अगर जो सही तरीके से अगर सामने कोर्ट के सामने आप रखते हैं, अगर जो आप वाइफ अगर जो हस्बैंड के घर में जाना चाहती है तो कोर्ट उसमें भेजने के लिए उसका ऑर्डर भी प्राप्त कर देती है।
लेकिन एक तथ्य, अगर जो ऐसी जानकारी इस तरीके की जो प्रॉब्लम होगा जो कोर्ट के सामने अगर जो नज़र भी आती है, तो सबसे पहले वो विचार कर देती है कि अगर जो दोनों पक्ष में से कोई भी अगर जो कहीं से भी कुछ भी परसेंटेज अगर जो साथ रहने के लिए अगर जो कंप्रोमाइज़ होने के अगर चांसेस है, तो उस स्थिति में कोर्ट किसी भी की भी एप्लीकेशन पे उसको मीडिएशन सेंटर रेफर कर देती है। हाँ, मीडिएशन सेंटर में जो मीडिएटर होते हैं ये उनकी लायबिलिटी बनती है कि किसी भी तरीके से अगर जो कुछ भी परसेंटेज है कि दोनों लोग साथ में रहने के लिए अगर जो तैयार हो पा रहे हैं, तो वो उसकी परिस्थिति के आधार पर उनको तैयार करने के लिए जो सही और गलत होगा उसको सही तरीके से काउंसलिंग की जाती है। तो काउंसलिंग करने के उपरांत अगर जो ये तथ्य निकल के आ जाते हैं, क्योंकि जो डिस्प्यूट अराइज हो गया है, तो वो डिस्प्यूट को कम करने की जो जिम्मेदारी है वो उसको मीडिएटर को भी दी जाती है। लेकिन ये एक तथ्य ये भी देखा जाता है कि अगर जो कहीं ना कहीं तरीके से अगर जो कुछ परसेंटेज अगर जो फॉल्ट अगर जो गलती हस्बैंड की है, तो कुछ परसेंटेज गलती पत्नी की भी है। लेकिन इसके अतिरिक्त ये नहीं है कि दोनों अगर जो अपने शर्त तो अपने कंडीशन पे अगर जो अड़े रहेंगे, अगर जो किसी तरीके से कोई झुकाव नहीं हो पाता है, तो कहीं से भी कोई कंप्रोमाइज़ होने के चांसेस नहीं हो पाते हैं। लेकिन अगर जो क्योंकि दोनों में डिस्प्यूट अगर जो ख़त्म हो रहा है और उसके साथ में अगर जो वो लोग चाहते हैं कि एक दूसरे के साथ किसी तरीके से संबंध ये बना रहे, जो इनका जो परिवार है वो ना टूटे, तो इसी के आधार पर प्रयास किया जाता है कि जो थोड़ा सा उसको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, थोड़ा सा पत्नी को भी कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों में से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अगर जो कंप्रोमाइज़ करके आएंगे तभी आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सलूशन हल हो पाएगा। क्योंकि डिवोर्स लेने के उपरांत ये सभी लोग मानते हैं कि अब दोनों लोग अलग हो गए, लेकिन उनको आगे की भी जीवन यापन करने के लिए आगे की भी प्रोसीडिंग जो रिचुअल हैं, जो दोबारा शादी करने का जो प्रावधान होगा या नहीं भी शादी करना होगा, क्योंकि जीवन में उसको भी आगे बढ़ना होगा, तो इसके आधार पे कोई लोग ये नहीं चाहते हैं कि किसी भी आधार से अगर जो कोई संबंध अगर जो ख़त्म होता है, अगर जो कहीं से संबंध दोनों में बना रहता है, तो ये सभी का कोर्ट का और मीडिएटर का और सभी का प्रयास रहता है कि दोनों में संबंध अंत तक बने रहें। आज का वीडियो इतना ही है और यहीं तक है। और इसके अतिरिक्त अगर जो आप किसी अन्य बिंदु पे किसी पॉइंट पे अगर जो आप हमसे जानकारी चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। मैं इसमें प्रयास करूंगा आपको वीडियो के माध्यम से या किसी अगर जो आप अन्यथा कोई आप हमसे सवाल पूछते हैं या आप व्हाट्सएप या कमेंट में आप हमसे सवाल पूछते हैं, तो मैं भी वो जो जानकारी है मैं आपको देने का पूरा प्रयास करूँगा। और इसके साथ में अंत में मेरी रिक्वेस्ट ये अवश्य है कि अगर जो आप वीडियो पे अगर जो अभी आप फर्स्ट टाइम आए हैं, अगर और ये आपका अपना चैनल है, अगर जो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में शेयर करें, जिससे ये जानकारी दूसरों लोगों तक भी पहुंचे और वो भी लोग इसका लाभ ले सके। और आज का वीडियो यहीं तक है, इतना ही है। मिलते हैं किसी एक और वीडियो में एक नई विषय पर एक नई जानकारी देने के लिए आपको, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद। जय हिंद।